हेलो मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए मित्र, इसके पहले जब मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें लाइट कट गई थी, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। किंतु उसके आगे के टॉपिक आज हम देखेंगे, लेकिन वो आपका एक वीडियो अब ये नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो रहा है। देखिए, आज हम जिस चार्टर एक्ट की बात करने का अध्ययन कर रहे हैं वो है कौन सा? 1784। जी हाँ, 1784 का पिट्स एक्ट। देखिए, पिट्स एक्ट की अगर हम बात करें तो पिट्स एक्ट 1784 के पिट्स एक्ट में जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उसमें बस एक ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि इस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। जी हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या किया गया? गठन किया गया। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य ये था कि कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1784 का पहला ही एक ऐसा पिट्स एक्ट था जिसमें कहीं न कहीं कंपनी के शक्तियों का पृथक्करण किया गया। और ये जब कंपनी का शक्ति का पृथक्करण किया गया तो इस पृथक्करण में दो चीज़ आ गए। 1773 में आपने देखा था कि कोर्ट ऑफ कंट्रोल, आपने ये देखा था कोर्ट ऑफ कंट्रोल, डायरेक्टर ऑफ कोर्ट, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ कोर्ट, आपने ये देखा था। फिर इसके बाद आपने क्या देखा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आपने ये देखा था निदेशक बोर्ड, ठीक है, निदेशक बोर्ड है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। इसका कार्य क्या था? व्यापार पर नियंत्रण करना। और इनका क्या कार्य क्या था? सैन्य पर नियंत्रण करना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि राजस्व पर नियंत्रण करने का कार्य डायरेक्टर ऑफ कोर्ट और सैन्य पर नियंत्रण करने का कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने लगा। तो इस तरीके से कंपनी पर धीरे धीरे नियंत्रण करना प्रारंभ हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि डायरेक्टर ऑफ कोर्ट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ही माध्यम से कंपनी की शक्ति पर नियंत्रण किया गया या कंपनी की शक्ति का क्या कर दिया गया? पृथक्करण कर दिया गया। और इस पृथक्करण में जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, उस पर कहीं न कहीं इन दोनों का हस्तक्षेप होना प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो आप ये मोटा ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टर ऑफ कोर्ट का गठन 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में हुआ था, 1784 के पिट्स एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था। इस तरीके से शक्ति का पृथक्करण हो गया और जो गवर्नर जनरल व कार्यकारिणी परिषद थी बंगाल की, उस पर नियंत्रण स्थापित किसका हो रहा था? धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट का। क्लियर? लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1784 के पिट्स एक्ट के बाद एक एक्ट आता है, वो होता है 1786 का एक्ट। जी हाँ, 1786 के एक्ट में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो शक्ति थी, जी हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो ये शक्ति थी, सैन्य मामले पर नियंत्रण स्थापित किया जाना, इसकी शक्ति को 1786 के एक्ट के तहत क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? इसके पीछे मूल कारण क्या था? मूल कारण ये था कि इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है तो कॉर्नवालिस होता है, और कॉर्नवालिस कहता है कि हम भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर तभी कार्य करेंगे जब हमारे ऊपर से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। तो उसके लिए 1786 का एक्ट आया था, जिससे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के पर जो सैन्य शक्ति
कंट्रोल का पावर था उसको कम कर दिया गया ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप न कर सके और कॉर्नवालिस अपने नीतियों को पूरी तरीके से भारत पर लागू कर सके, यानी कि उन पर शासन कर सके कठोरतापूर्वक। ठीक है, तो ये इस वजह से लाया गया था 1786 का एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर को कम करने के लिए, और इसके पीछे मूल कारण कॉर्नवालिस था जो बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चूँकि हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, मेरे पढ़ाने का मकसद यहाँ पर क्या है, संविधान का विकास। तो संविधान के विकास में से जहाँ जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्य रूप पर उन्हीं बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे। हाँ, इस एक्ट के लाए जाने के पीछे एक ऐतिहासिक कारण क्या था, उस पर भी कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करते जाएंगे। क्लियर? तो ये आपने समझ लिया होगा। इसके बाद एक एक्ट और आता है, जब आप देखेंगे 1793 का एक्ट। जी हाँ, 1793 का एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य किया जाता है। इसमें ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिश के कर्मचारी हैं, जो भारत में जो ब्रिटिश कर्मचारी सेवा दे रहे हैं, इनका वेतन कहाँ से दिया जाएगा? इनका वेतन एक तरीके से भारत के राजकोष से दिया जाएगा, भारत के राजकोष से दिया जाएगा। ठीक है, 1793 में यह कहा गया कि जो ब्रिटिश कर्मचारी हैं जो भारत में सेवा दे रहे हैं, उनका वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। ये यहाँ से प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये बातें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं किया जाएगा। 1793 के इसके जस्ट 20 साल बाद एक इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट आता है, और वो आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो ये चार्टर एक्ट है, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देना है। चार्टर एक्ट उस समय आया जिस समय वेलेज़ली के सहायक संधि के द्वारा ढेर सारे भारतीय देशी रियासत के राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। उस दरमियान या उसके कुछ समय बाद चार्टर एक्ट आया हुआ था। ठीक है, तो सहायक संधि का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है इस चार्टर एक्ट का आना। तो धीरे धीरे यहाँ पे देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का हस्तक्षेप पूरी तरीके से भारत में होने लगता है। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ हावी हुआ करती थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे तेज़ी से हावी होता चला जा रहा है। 1813 के चार्टर एक्ट में आपको मुख्य रूप से कई बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला, इस एक्ट के माध्यम से शिक्षा के लिए, जी हाँ, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का निवेश किया गया। 1 लाख रुपए का क्या किया गया? निवेश किया गया। 1 लाख रुपए का क्या किया गया? निवेश किया गया। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को क्या कर दिया गया? एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। कर दिया गया सिवाय किसके? चाय और चीन के साथ, यानी चाय प्रोडक्ट और चीन देश, चीन के साथ व्यापार करने के लिए छूट दी गई और चाय में व्यापार करने की पूरी छूट दी गई। इसके अलावा अन्य देशों से व्यापार करने के लिए और अन्य वस्तुओं का व्यापार करने के लिए आपको किससे परमिशन लेना होगा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। इसीलिए कहा गया कि इसके व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया, सिर्फ चाय और चीन को छोड़कर। ये आपको याद होना चाहिए। पूरी तरीके से व्यापारिक एकाधिकार को नहीं छीना गया, एकाधिकार व्यापार को छीना गया, लेकिन चाय और चीन को छोड़कर। पूरी तरीके से व्यापारिक एकाधिकार को कब छीना गया था? 1833 के अधिनियम में। तो हम 1833 के अधिनियम में पढ़ेंगे। अभी हम 1813 का अधिनियम देख रहे हैं। इसमें क्या था?
यहाँ पर ये कह दिया कि जो छोटे छोटे व्यापारी होते थे, जी हाँ, जो छोटे छोटे व्यापारी होते थे, यहाँ पर छोटे छोटे जो व्यापारी होते थे उनको भी भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। व्यापार करने में छूट दी गई, यानी कि अब कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा का माहौल बन रहा था ब्रिटिश देश में। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि हमारे अपने लोग दूसरे देशों में जाएं और सेवा को प्राप्त कर सके, ताकि हमारे के यहाँ रोज़गार में कमी हो सके और बेरोज़गारी में जो वृद्धि हो उसको दूर किया जा सके। इसलिए अब छोटे छोटे व्यापारियों को भारत में भी भेजना प्रारंभ कर दिया गया, ताकि वहाँ से व्यापार करें और वहाँ रोज़गार प्राप्त करके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन में पैसा लगाएं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा समझते रहिए। इससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही थी और बेरोजगारी भी दूर हो रहा था। क्लियर। अगला आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, जी हाँ, ईसाई धर्म प्रचारक जो थे, इनको भी भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, छूट प्रदान कर दिया गया। और वो यहाँ पर आकर न केवल ईसाई का धर्म प्रचार भी कर रहे थे, बल्कि यहाँ पे आकर इन लोगों ने भारतीय महिलाओं से विवाह का संबंध भी स्थापित करना प्रारंभ कर दिया और यहाँ पर निवास भी बनाकर रहना प्रारंभ कर दिए। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसारक के लिए छूट 1813 के अधिनियम पर, छोटे व्यापारियों को भी व्यापार करने के लिए छूट प्रदान कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को व्यापार को समाप्त कर दिया गया और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का यहाँ पे क्या किया गया, निवेश किया गया। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए 1813 के चार्टर एक्ट में। क्लियर। आइए अब हम अगला देखते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है वह 1833 का चार्टर एक्ट है। जी हाँ, 1833 का चार्टर एक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको आइए देखते हैं। देखिए, 1833 का जो चार्टर एक्ट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1833 का जो चार्टर एक्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं या यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, आइए वो देख लेते हैं। देखिए मित्र, 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बात आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कंपनी का एकाधिकार व्यापार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। एकाधिकार व्यापार को पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। पूरी तरीके से एकाधिकार व्यापार को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता था। 1813 में आपने देखा था कि चाय और चीन, ये 2 चीज़ों को छोड़कर बाकी एकाधिकार व्यापार को समाप्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया जाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1833 के चार्टर एक्ट में अब तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जी हाँ, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। तो अब इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। तो इस अधिनियम के तहत भारत का बनने वाला पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपको याद होना चाहिए, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था।
अब इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंसी थी, चाहे वो बंगाल हो, चाहे मद्रास हो, या तो और छोटे मोटे जो प्रांत हो, वो सारी शक्तियाँ भारत के गवर्नर जनरल में निहित होगी। अब इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है कि इस समय संपूर्ण भारत में जो प्रांतीय क्षेत्र हैं वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रांत की अपनी संप्रभुता नहीं थी उस समय, केवल किसमें थी? विलियम बेंटिंक के पास। यानी कि कहने का मतलब कि इस समय जो सत्ता का क्या था? इस समय सत्ता का केंद्रीकरण हो गया था। और ये सत्ता का केंद्रीकरण किसके हाथों में था? ये सत्ता का केंद्रीकरण लॉर्ड विलियम बेंटिंक के हाथों में था। ठीक है, इसमें प्रांत को किसी भी प्रकार की स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई थी। तो सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया गया किस अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला ये है कि इस एक्ट के तहत ढेर सारी चीज़ों को लाया गया। इसी एक्ट के तहत आप देखेंगे दास प्रथा को भी क्या किया गया? समाप्त किया गया। जी हाँ, दास प्रथा को भी समाप्त किया गया। और इस एक्ट के तहत पहली बार विधि आयोग का प्रावधान भी किया गया। तो आपसे पूछा जाता है कि विधि आयोग का प्रावधान कब किया गया था? ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। किस एक्ट में? 1833 के एक्ट में। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट जो है, यहाँ से भी ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। और 1800 चार्टर एक्ट में कहीं ना कहीं इसमें अप्रत्यक्ष तरीके से राजा राम मोहन राय का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है, जिनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। क्योंकि मैंने आपसे एक चीज़ बोला है कि जो भी एक्ट आते थे, चार्टर एक्ट में जो भी अधिनियम आते थे, उसमें केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नहीं देखा जाता था, बल्कि चार्टर एक्ट जितने भी आते थे उनमें वैश्विक माहौल कैसा चल रहा था, उस समय वैश्विक माहौल कैसा था ये भी देखा जा रहा था, कंपनी की स्थिति भी देखी जा रही थी। और भारत में जो आंतरिक हलचल थी, उस आंतरिक हलचल को भी देखा जा रहा था। इन तीनों के आधार पर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चार्टर एक्ट या भारतीय शासन अधिनियम को बनाया जा रहा था। और इसका संबंध वैश्विक माहौल या कंपनी या आंतरिक हलचल का संबंध ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। और इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरणा लेते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट समय समय पर एक्ट और भारतीय शासन अधिनियम को लाया या विभिन्न प्रकार के एक्ट में निम्नलिखित पॉइंट को डाला। ठीक है, ताकि वो प्रतिस्पर्धा में बने रहें वैश्विक लेवल पर, और आंतरिक स्थिति में जो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही हो उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, ताकि हम लंबे समयों तक भारत को अपना उपनिवेश बनाकर इनका शोषण करते रहें। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मकसद हुआ करती थी। क्लियर? इसलिए मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि जो भी चार्टर एक्ट या जो भी शासन अधिनियम आए थे उसके पीछे वजह क्या हुआ करती थी? ऐतिहासिक घटनाएं। ठीक है, जब आप बारीकी तरीके से नज़र डालेंगे ये चीज़ें तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ोगे। लेकिन मैं आपको इतना इसलिए बताता चलता हूँ कि ताकि आपका दिमाग क्या करे? सर्च करे चीज़ों को। जी हाँ, सर्च करें। इसलिए आपको एक सोच का बीज आपके मन में मैं क्या करता हूँ? डाल देता हूँ। अगला देखते हैं। देखिए, इसके बाद जो अगला चार्टर एक्ट है वह 1853 का चार्टर एक्ट आता है। देखिए मित्र, 1853 का चार्टर एक्ट से एक प्रश्न यहाँ पर पूछा ही जाता है कि अब यहाँ पे देखिए 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट में एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। वो क्या याद होना चाहिए कि 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अब ये निर्णय कर दिया गया कि कंपनी में जो पद होंगे, कंपनी में जो पद का मतलब उच्च पद, कंपनी में जो उच्च पद होंगे, अब इनके लिए उच्च पद के लिए क्या होगा?
प्रतियोगी परीक्षा कराया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा का क्या होगा? आयोजन होगा, आयोजन होगा। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब अब तक जो उच्च पद हुआ करते थे वह आनुवंशिकता के आधार पर हुआ करते थे, आनुवंशिकता के आधार पर हुआ करते थे। और जब कोई चीज़ आनुवंशिकता के आधार पर उच्च पद होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और योग्यता में धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और योग्यता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1853 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि कंपनी के लिए जो उच्च पद होते थे उनके लिए अब प्रतियोगी परीक्षा का क्या कराया जाएगा? आयोजन करवाया जाएगा। ये पॉइंट आपको एग्जाम की दृष्टि से पता होना चाहिए। क्लियर? इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा अभी तक? आपने 1773 के रेगुलेटरी एक्ट को देखा, आपने 1784 का पिट्स एक्ट देखा, आपने 1786 का एक्ट देखा, आपने 1793 का एक्ट देखा, 1813 का आपने चार्टर एक्ट देखा, 1833 का चार्टर एक्ट देखा और 1853 का चार्टर एक्ट देखा। अब देखिए मित्र, जो अगला है, अब चार्टर एक्ट की बात नहीं होगी, अब चार्टर एक्ट की बात नहीं होगी, अब बात किसकी होगी? अब बात होगी भारतीय शासन अधिनियम। जी हाँ, भारतीय शासन अधिनियम या भारतीय परिषद, भारतीय परिषद अधिनियम, अधिनियम। अब देखिए, अगर आप कहेंगे कि चार्टर एक्ट और भारतीय शासन अधिनियम या परिषद अधिनियम, यहाँ से ही प्रश्न संविधान के विकास से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो वर्तमान में भारतीय संविधान की विशेषताओं से काफ़ी मिलती जुलती हैं। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि हमारे भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रभावित है। वो चीज़ें यहीं से पता चलता है। और जो चीज़ें ली गई है संविधान के स्रोत के रूप में, वो चीज़ें ऑलरेडी पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही भारतीय शासन अधिनियम में कुछ चीज़ें लाई गई हैं जो आगे भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रेरणा लेकर संविधान को तैयार किया है। ठीक है मित्र, तो अब इसके आगे जो हम टॉपिक चर्चा करेंगे वो भारतीय शासन का अधिनियम होगा और उस भारतीय शासन अधिनियम पे जितने भी सारे पॉइंट बनेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम एक वीडियो के साथ फिर मिलते हैं भारतीय शासन अधिनियम में। ठीक है।